हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिलेशनल डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज। ठीक है, आज इसका लेक्चर 1 है। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कि क्या कंस्ट्रेन होते हैं डीबीएमएस में। आपके बेसिकली की टेबल जब आप बनाते हैं उस टेबल को बनाते हुए क्या क्या कंस्ट्रेन लगाते हैं और साथ में जितने भी एकेटीयू के पीवाईक्यूज होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे कवर हो जाएंगे। अच्छा देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले जो आपका यूनिट 2 है उसका नाम है रिलेशनल डेटा मॉडल। डेटा मॉडल में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो डेटा होता है इसमें किस में स्टोर होता है, टेबल की फॉर्म में। यानी कि आपका नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये क्या है, एट्रीब्यूट्स है या इन्हें बोल सकते हैं कॉलम। या इसे बोल सकते हैं एट्रीब्यूट्स। अब ए बी सी या 1 2 3 19 20 21, ये जो एक पर्टिकुलर रो है इट्स कॉल्ड टपल, है ना, यही बोला जाता है। यानी कि ये पूरा एक पर्टिकुलर, आपको जब यार डायग्राम में पढ़ा था, एक पर्टिकुलर एंटिटी का पूरी डिटेल बताती है कि एक पर्सन ए है, उसका रोल नंबर 1 है और उसकी डेट ऑफ बर्थ 19 है, यानी कि 19। अब इसके आगे आप ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा ये एज एन एग्जाम्पल है तो आप इसे एज अ ईयर भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है तो आप इसे यहाँ पे ईयर कंसिडर कर लो, कितने साल का हो गया है। ठीक है, इट्स जस्ट एन आइडिया। अब जो कंस्ट्रेन आते हैं, कंस्ट्रेन क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ आपने बोल दिया कि ये काम नहीं हो सकता या ये काम हो सकता है। अब उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को हम बोलते हैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स। अब देखो कंस्ट्रेंट क्या क्या हो सकते हैं। अब सपोज मैं ये बोल रही हूँ कि रोल नंबर जो है एक मेरा ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि यूनिक होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी वैल्यू जो है डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, इट इज ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट। या मैं ये बोल दूं कि जो नेम है वो क्या होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, यानी कि जो नेम कॉलम है उसमें जितने भी टपल्स हो, यानी कि ये पर्टिकुलर ए बी सी कोई भी नल नहीं होना चाहिए। या मैं ये बोल दूं कि भाई सपोज ईयर जो है, यानी कि जितने साल के हैं उनकी जितनी भी वैल्यू हो वो सारी 18 से ऊपर की हो, यानी कि मैंने एक चेक कंस्ट्रेंट डाल दिया कि जो ईयर एट्रीब्यूट है, यानी कितने साल का हो चुका है बच्चा, अगर वो 18 साल से ऊपर का है देन ओनली अलाउ। ऐसा होता है ना, कई बार बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आपको एग्जाम देने के लिए यू मस्ट बी 21 ईयर ओल्ड या 20 ईयर ओल्ड, या फिर आप ग्रेजुएट होते हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, ऐसा कुछ आता है ना, तो यही कंस्ट्रेंट होता है। जैसे आप फॉर्म भरते हैं, लेट सपोज आप गेट का फॉर्म भरे तो आपको मिनिमम कंस्ट्रेंट क्या है कि यू मस्ट बी इन 3rd ईयर और परसुइंग 4th ईयर और आफ्टर मतलब ग्रेजुएशन, बट 3rd ईयर से पहले आप गेट के एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन है जिसका नाम है चेक। चेक एक कंस्ट्रेंट लगा दिया, इसी को ही बोलते हैं हम कंस्ट्रेंट। जब हम जो है एट्रीब्यूट्स पे कुछ कंस्ट्रेंट लगाते हैं कि that this must be की का मतलब है इट इज यूनिक, ये यूनिक होनी चाहिए, ना तो ये नल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये दो कंस्ट्रेंट है, इसे की बोलते हैं। तो यही कुछ कंस्ट्रेंट है जो हम आज जो है सीखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है कि कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। रिलेशनल कंस्ट्रेंट क्यों बोला गया, रिलेशनल का मतलब होता है इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, और रिलेशनल डेटा मॉडल पता है इसलिए से बोला गया रिलेशनल कंस्ट्रेंट, यानी कि जो कंस्ट्रेंट आप किसी भी टेबल पे लगा रहे हैं।
आर द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन द डेटाबेस कंटेंट एंड ऑपरेशन, यानी कि जो डेटाबेस का कंटेंट होता है उन पे या कुछ जो ऑपरेशन जो डेटा पड़ा है उन पे जो ऑपरेशंस करना चाहते हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाना, इसी को ही बोलते हैं कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है डेटा की करेक्टनेस, की सही डेटा जाए। सपोज मैंने एक कंस्ट्रेंट लगाया कि ये जो मेरा रोल नंबर है दैट मस्ट बी यूनिक, तो ये डेटा की करेक्टनेस को कैसे इंश्योर कर रहा है, ये इंश्योर कर रहा है कि जो रोल नंबर आपका एट्रीब्यूट है उसमें जो भी वैल्यू आए वो यूनिक आए और रोल नंबर नल ना हो, तो ये इंश्योर करती है करेक्टनेस, आपकी ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीजें इंश्योर करता है। अब देखो जो कंस्ट्रेंट होते हैं ये काफी तरीके के होते हैं, डोमेन कंस्ट्रेंट, टपल यूनिक कंस्ट्रेंट, की कंस्ट्रेंट, नॉट नल कंस्ट्रेंट, यूनिक हो गया और डिफॉल्ट हो गया चेक, ऐसे ही बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं। ठीक है, कई बार जैसे आप ये देखेंगे कुछ कंस्ट्रेंट सिमिलर भी होंगे, जैसे कि नॉट नल को कई बार रेफरेंशियल आपको एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी बोला जाता है, लेकिन आप आगे सीखेंगे। चलो एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहला होता है डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है, ये बताता है कि एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का क्या डोमेन होगा। जैसे कि अब आप ये देखो, ये नेम है, ये एज है और ये एक स्टूडेंट आईडी है। मैंने एज में ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है, ये डोमेन बनाया है कि इसकी वैल्यू इंट टाइप की ही होगी, क्योंकि एज इंट टाइप की होते हैं, या आप बोल रहे हो फ्लोट टाइप की, यानी कि 18.5 16.5 इस तरह की होगी। लेकिन अगर मैं इसमें वैल्यू डालूं कैपिटल ए तो दिस इज नॉट अलाउड, इसी को ही बोलते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट। ये बताता है कि किस तरह की वैल्यू एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ले सकता है या उसका क्या डोमेन है। जैसे कि नेम है, अगर मैं नेम को कैरेक्टर टाइप का बनाई तो उसमें कैरेक्टर्स आ सकते हैं, इवन अक्षय 1 अक्षय 2 भी आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं आप पढ़ के आए हैं, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, 0 से 1, 0 से 9, ये सारे क्या होते हैं कैरेक्टर्स होते, तो आ सकते हैं। लेट एक एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर मैं इनको हटा दूं, मैं इसे बना देती इंट टाइप का, लेट मैं मानती हूं मैं इसे इंट टाइप का बना देती, इसमें 1 2 3 4 यही आ सकते थे। अगर मैं कहीं पे ऐसे लिख देती तो दिस इज नॉट अलाउड, क्योंकि ये स्ट्रिंग बन जाती, लेकिन मैंने इसे स्टूडेंट आईडी को स्ट्रिंग टाइप का बनाया। स्ट्रिंग टाइप का क्यों लग रहा है आपको, ऐसे है एक कैरेक्टर है और ये 001, तो इम्प्लिसिटली एक स्ट्रिंग है। आपको डोमेन डिफाइन करना होता है कि एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट किस तरह की वैल्यू को गेन कर सकता है या उसमें किस तरह की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अगला आता है टपल यूनिकनेस कंस्ट्रेंट। टपल यूनिकनेस कंस्ट्रेंट का मतलब है एक पर्टिकुलर टपल, ये टपल है, ये दूसरा टपल है, ये तीसरा टपल है, ये फोर्थ वन टपल है, हर एक टपल जो है वो यूनिक हो। आप इसका मतलब समझो, लेट मैं मानती हूं यहां भी अक्षय होता, ठीक है, आप कहेंगे मैम 2 अक्षय हैं, बट ऐसा कोई टपल नहीं है जिसमें TUID नेम और एज यही हो। S001 अक्षय और 20 कहीं नहीं है, चाहे यहाँ पे मैंने इसे अक्षय लिख दिया, लेकिन देखो नेम अक्षय 2 हैं, सपोज एज भी सेम होती, लेकिन ये दोनों तो अलग अलग हैं, यानी कि पर्टिकुलर टपल दूसरे टपल से मैच नहीं होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, इसे ही बोलते हैं टपल यूनिकनेस। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि जो टपल है वो नेसेसरली यूनिक होने चाहिए किसी भी रिलेशन में। रिलेशन का मतलब होता है टेबल, जैसे कि इसमें मैं सपोज टेबल का नाम स्टूडेंट दे दूं, तो ये जो स्टूडेंट है यही मेरा रिलेशन है। यहाँ पे जैसे सपोज इसे भी मैं स्टूडेंट नाम दे देती हूँ, तो स्टूडेंट मेरा टेबल का नाम है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यूनिकनेस कंस्ट्रेंट, क्योंकि जितने भी टपल्स हैं वो सारे यूनिक नहीं है। क्यों, देखो S001 अक्षय 20, S001 अक्षय 20, ये दोनों टपल बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, कोई ना कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट तो होना चाहिए जो कि सिमिलर ना हो। जैसे सपोज अगर अक्षय था 20 था, 20 था, यहाँ
ये आना चाहिए था, यानी कि कोई ना कोई एक एट्रीब्यूट जो है डिफरेंट होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं, यानी कि आपको डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए टपल्स की। ठीक है, अगला आता है की कंस्ट्रेंट। अब देखो की कंस्ट्रेंट का मतलब बेसिकली आपके पास दो की होती हैं जो आप पढ़ के आए हैं, जो मेन होती है, एक तो होती है प्राइमरी की और एक होती है ठीक है, ये दो की पढ़ी है। पहले प्राइमरी की बात करते हैं और फिर फॉरेन की। देखो की कंस्ट्रेंट किसी भी रिलेशन में ये मेनली यहाँ पे हम प्राइमरी की बात करें, फॉरेन की आगे बात करेंगे। प्राइमरी की क्या कहता है, जो प्राइमरी की एट्रीब्यूट है, यानी कि जिस एट्रीब्यूट को आपने प्राइमरी की माना है, दैट मस्ट बी यूनिक, और साथ में उसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। अब आप देखो, मैं ये बोल अंडरलाइन का मतलब ही यही है कि दिस इज माय प्राइमरी की, ये मेरा एक नॉर्मल एट्रीब्यूट है नेम और ये मेरा नॉर्मल एट्रीब्यूट है एज। अब मैंने बोला है स्टूडेंट आईडी इज प्राइमरी की, इट्स ओके, बट यहां देखो S001 S001 यानी कि ये क्या है, दोनों सेम है, और प्राइमरी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये कौन से कंस्ट्रेंट को क्या कर रहा है, डिससेटिस्फाई आपके यूनिक वाले कंस्ट्रेंट को। हाँ, कोई वैल्यू नल नहीं है, लेकिन ये क्या है, दोनों सिमिलर है, तो प्राइमरी की में की कंस्ट्रेंट आ गया। अब दूसरा प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट क्या था, अगर सपोज मैं एक लेती हूं, मैंने डाला रोल नंबर, नेम और एज, यही लेते हैं स्टूडेंट का। ठीक है, 1 2 अभिषेक 19 20 21। देखो रोल मतलब रोल एक वेरिएबल आपका एक नॉर्मली एट्रीब्यूट ले लिया, दैट मस्ट बी अ प्राइमरी की। इसमें कोई भी वैल्यू क्या है, सेम नहीं है, क्योंकि एक 1 है एक 2 है, एक में कोई वैल्यू सेम नहीं है, लेकिन दिस वैल्यू इज नल। सो ये भी प्राइमरी की के कंस्ट्रेंट को क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है, तो दोनों चीजें ही नहीं होनी चाहिए। अब अगर बात करें फॉरेन की, चलो अब मैं फॉरेन की के लिए एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। नेम, रोल नंबर, एज, डिपार्टमेंट ABC, रोल नंबर 1 2 3 18 19 20। ठीक है, अब ये है स्टूडेंट की टेबल, ये मेरी टेबल है डिपार्टमेंट की। नेम, अब आपने लिखा 1 A1 A2 A3, आपका सिविल मैकेनिकल। ठीक है, आपने ये लिख रखा है, दिस इज माय प्राइमरी की, दिस इज माय प्राइमरी की। अब डीपी जरूरी नहीं है जो नाम यहाँ ले रखा है आप वही नाम लें, आप डिफरेंट नाम भी ले सकते हैं, बट ये क्या है, मेरी फॉरेन की है। फॉरेन की वो की होती है जो किसी और टेबल की प्राइमरी की वैल्यू को रेफर कर रही होती है। अब सपोज फॉरेन की कंस्ट्रेंट ये कहता है, या तो इसमें यानी कि ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये CS से बिलोंग कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये A2 से। अब इसका कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, फॉरेन की ये बोलती है कि या तो इसमें यानी कि जो फॉरेन की वैल्यू है आपके एट्रीब्यूट, इसमें या तो वो वैल्यूज आए जो इसमें पड़ी है, या फिर ये नल हो सकता है। ठीक है, लेकिन यानी कि नल अलाउड,
or contain only those value which are present in डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैं ये मानती हूँ यहाँ पे A5 डाल दूं, अगर मैंने स्लैश डाला, स्लैश का मतलब है नल, कुछ भी वैल्यू नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि A1 का मतलब CSC, क्या A5 यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट है, मतलब एट्रीब्यूट की कोई भी वैल्यू है, डिपार्टमेंट में A5 है, सो A5 इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि फॉरेन की ये बताती है कि आपने इसकी प्राइमरी की से वैल्यू उठाई है कोई भी, तो यानी कि A1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो A बच्चा है वो CSC से, A2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बच्चा किससे बिलोंग कर रहा है, सिविल से, A3 रिप्रेजेंट कर रहा है मैकेनिकल से, पर A5 यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आप A5 वैल्यू इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। तो दो कंस्ट्रेंट होते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की के। प्राइमरी की मतलब जिस एट्रीब्यूट को आप प्राइमरी की बना रहे हो वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए और नल कंस्ट्रेंट अलाउ नहीं करनी चाहिए। और फॉरेन की ये बोलती है कि जिस भी एट्रीब्यूट को आप फॉरेन की कह रहे हो उसमें से वो वैल्यू आ सकती है जिसकी वैल्यू आप रेफर कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकती, चाहे आप उसमें नल छोड़ दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी ये की कंस्ट्रेंट पूरा हो गया। अब अगला चलते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल कंस्ट्रेंट ये इंश्योर करता है कि जो पर्टिकुलर कॉलम है वो उसमें कोई भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या प्रोवाइड करता है कि देखो, when we do not provide the value for a particular column while inserting a record into a table, it take null value by default. By specifying the null constraint, we make sure that a particular column cannot have null value. अब देखो, इसी लाइन का मतलब समझो, जो ये लिखा हुआ है, सपोज मेरे पास सिर्फ एक, मैं दो कॉलम ले लेती हूँ, रोल नंबर एंड नल, और ये लिख देती हूँ नेम। अब दिस इज माय प्राइमरी की, तो ये तो कंफर्म करता है ना तो इसमें वैल्यू नल होनी चाहिए, ना ही क्या होनी चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ नेम मेरा एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसमें मैंने कंस्ट्रेंट लगाया है नॉट नल। नॉट नल का मतलब है जरूरी नहीं है कि डुप्लीकेट वैल्यू ना हो सकता है डुप्लीकेट वैल्यू हो नेम वाले एट्रीब्यूट में, बट कोई भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी अगर दूसरा केस ले लेते हैं, जैसे स्टूडेंट, में टेबल स्टूडेंट ही लेके चल रही हूं, अगर दूसरा केस ले लेते हैं, रोल नंबर और एज। ठीक है, अब मैंने 1 2 3 4 ये मेरी प्राइमरी की है, तो ये तो इंश्योर कर रही है कि यूनिक रहे, नल ना आए। अब इसमें मैंने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाए, तो बाय डिफॉल्ट इसमें नल वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आपने यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाई, लेकिन ये कंस्ट्रेंट इंश्योर कर रहा है कि ये वैल्यू नल नहीं आएगी। ठीक है, अगला होता है यूनिक। आपको पता है यूनिक कंस्ट्रेंट इंश्योर करता है कि जो भी पर्टिकुलर कॉलम है या पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉलम है उनकी वैल्यू क्या रहे, यूनिक रहे। अगर एक पर्टिकुलर कॉलम पे यूनिक कंस्ट्रेंट है, यानी कि उस पर्टिकुलर कॉलम पे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती टेबल में। अब जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, यूनिक का मतलब ये नहीं होता कि वो क्या है, आप ऐसे समझो, आपने किसी को यूनिक बोला है, यूनिक का मतलब है उसमें वैल्यू डुप्लीकेट नहीं आनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, प्राइमरी की हो। एक चीज समझना, ये चीज का डिफरेंस है स्लाइड। अब आप कहेंगे कि मैम फिर की और इसमें डिफरेंस क्या है, आप ये समझो, सपोज रोल नंबर, मैं एक मिनट मान के चलती हूँ कि मैंने रोल नंबर को क्या बोला है, यूनिक, ये प्राइमरी की नहीं है। प्राइमरी की अगर है, अगर मैं बोल रही हूँ कि रोल नंबर इज माय प्राइमरी की, तो इससे क्या होता है, नल वैल्यू इज नॉट अलाउड।
इज नॉट, एक भी नल वैल्यू अलाउ नहीं होगी, और साथ में क्या होगा आपका यूनिक वैल्यू, ये बोल दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं रोल नंबर पे सिर्फ यूनिक कंस्ट्रेंट लगा रही हूं तो ये इंश्योर करेगा कि वैल्यू यूनिक हो और एक नल वैल्यू भी अलाउ है, यानी कि यूनिक वैल्यूज हो। अब नल भी तो एक यूनिक वैल्यू है, जबकि प्राइमरी कंस्ट्रेंट लगाता है कि नल ना आए, ये बोलता है यूनिक वैल्यूज मस्ट बी प्रेजेंट, और साथ में ये इंश्योर करता है ओनली वन नल वैल्यू इज अलाउड। मतलब इसके लिए नल भी तो एक वैल्यू है, लेकिन अगर आप चाहते हैं मोर देन वन नल वैल्यू लिखे, इट इज नॉट अलाउड। वैल्यू इज नॉट, ठीक है, ये बेसिक सा डिफरेंस है प्राइमरी की और यूनिक की में। यूनिक की वैल्यू एक नल हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की बिल्कुल भी नहीं होगी। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है? अब देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट भी और भी इजी है। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? सपोज मेरे पास एक रोल नंबर में सेम इसलिए लेके चल रही हूँ सो दैट आप इसे इजीली समझ सकें। ये मेरी प्राइमरी की है, ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू, ठीक है। अब सपोज नेम लिया और मैंने डाला मोबाइल नंबर। मैंने बोला अगर मोबाइल नंबर में कोई भी वैल्यू नहीं डलती है किसी भी वजह से, तो डिफॉल्ट वैल्यू या तो NA आ जाए या 0 आ जाए या 1 आ जाए। यानी कि सपोज इसका मोबाइल नंबर है 98273, इसका रोल नंबर है 93428882, इसकी नंबर की कोई भी वैल्यू नहीं डाली, यानी कि इसका मोबाइल नंबर नहीं है, पर इसको मैंने बोल रखा है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट है, या तो इसमें नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, 0 आ जाएगा या 1, जो भी आपने डाला है कि अगर एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगाया है तो जो भी वैल्यू होगी बाय डिफॉल्ट इनपुट ना करने पे वो यहाँ पे पुट हो जाएगी। ठीक है, यही लिखा हुआ है डिफॉल्ट वैल्यू टू अ कॉलम व्हेन इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड इनटू अ टेबल। यानी कि डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है, ये तब होता है जब आप कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हुए, किसमें? टेबल में। ठीक है, ये आपका समझ आया। अब अगला चलते हैं चेक। अब देखो चेक कंस्ट्रेंट क्या होता है, बहुत सिंपल सा है। मैंने ठीक है, अभी हम किसी और कंस्ट्रेंट की खास बात नहीं करेंगे मेनली। मैंने ये कंस्ट्रेंट लगाया एज वाले एट्रीब्यूट पे कि इसमें ही वही स्टूडेंट की एंट्री होगी जिनकी एज जो है 19 या 19 से ऊपर होगी। ठीक है, यानी कि एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 19, दिस इज माय चेक कंस्ट्रेंट। तो क्या 4 वाला जो आपका टपल है वो अलाउ है? हाँ है, क्योंकि आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 19। बट क्या ये वाला कंस्ट्रेंट अलाउ है? दिस टपल इज नॉट अलाउड। ये लिखा हुआ है चेक कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू लिमिट द वैल्यू रेंज दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ कॉलम। किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में जो आपने चेक कंस्ट्रेंट लगाया यानी कि जो रेंज लगाई है
उसी रेंज के अंदर ही अगर वैल्यू होगी तो वो वैल्यू अलाउ होगी, वरना अलाउ नहीं होगी। इफ यू डिफाइन अ चेक कंस्ट्रेंट ऑन अ कॉलम इट विल अलाउ ओनली सर्टेन वैल्यू फॉर दिस कॉलम, यानी कि जो ये वाला आपका टपल है ये इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि आपने एज पे क्या कंस्ट्रेंट लगाया है, चेक कंस्ट्रेंट। अभी कैसे लगाते हैं ये जब हम एसक्यूएल सीखेंगे तब करेंगे, पहले आपको रिलेशनल अलजेब्रा, टपल अलजेब्रा एंड उसके बाद एसक्यूएल है। अब आपकी थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, अब जो सारा आएगा इसी तरह की चीजें आएंगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं चेक कंस्ट्रेंट। अब लगाते कैसे वो हम एसक्यूएल में सीखेंगे। अब ऐसे समझो ये आपने बहुत सारे कंस्ट्रेंट पढ़े कि भाई आपका डोमेन कंस्ट्रेंट क्या हो, टपल की, नॉट नल, यूनिक, है ना, ये सारे कंस्ट्रेंट आपने पढ़ लिए। इसके बाद क्या होता है, आपके इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आते हैं। अब देखो ऑफ कोर्स ये भी कंस्ट्रेंट ही है, लेकिन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ये इंश्योर करते हैं जो भी चेंजेस किसी ऑथराइज पर्सन के थ्रू करे जाएं उसमें डेटा का लॉस ना हो। देखो ये जो कंस्ट्रेंट है, जब आप इंसर्ट करते हो, यानी कि एक टेबल है, आपकी एक्सेल शीट है, आप उसमें डेटा भर रहे हो, आपसे बोला गया कि बेटा हर बच्चे का रोल नंबर जरूर इंसर्ट करना, आपने इंसर्ट कर दिया। अब इंसर्ट करने के बाद आपकी एक्सेल शीट बन गई। अब एक्सेल शीट बनने के बाद आप कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर कॉलम डिलीट करना चाहते हैं या पर्टिकुलर रो में कोई चेंज करना चाहते हैं क्या। अब एक चीज बताओ, क्या रोल नंबर को डिलीट करना सही रहेगा पर्टिकुलर कॉलम के? नहीं कर पाओगे। तो यही होते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब जिसमें से कि आप जो है डोमेन कंस्ट्रेंट और की कंस्ट्रेंट पढ़ चुके हैं। डोमेन कंस्ट्रेंट ये बोलता है कि एक पर्टिकुलर, इसको मैं यहीं पे एक बार रिपीट कर देती हूँ, आपका क्या पढ़ चुके हैं, डोमेन कंस्ट्रेंट, यानी कि अगर आपने जो भी डोमेन बताया है पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का वो उसी तरह की वैल्यू होनी चाहिए। आप ऐसा कोई भी नंबर, सपोज मैंने पहले भर रखा था डेटा, उसके बाद मैं यहाँ पे ए लिखना चाहती हूँ तो इट इज नॉट अलाउड का जो आपका डीबीएमएस होगा वो आपको मैसेज बोलेगा कि इस पर्टिकुलर कॉलम में इस तरह की वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। अगला क्या था, की कंस्ट्रेंट। की कंस्ट्रेंट भी वही कंस्ट्रेंट है कि आपकी अगर प्राइमरी की बात की जाए तो प्राइमरी की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए और नल वैल्यू अलाउ नहीं है। और अगर फॉरेन की बात की जाए तो जो फॉरेन की होती है उसमें वही वैल्यू आ सकती है जो कि आप जिस टेबल से रेफर कर रहे हैं, जिसकी प्राइमरी की या तो वही वैल्यू हो या फिर नल आ जाए, ठीक है। ये दोनों चीजें मैंने आपको पढ़ा। देखो सारे कंस्ट्रेंट होते हैं लेकिन उनमें से दो ये कंस्ट्रेंट किसमें आते हैं, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के अंदर। अब इसके बाद आता है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ये दोनों कंस्ट्रेंट मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब देखो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट यानी कि जो कोई भी एट्रीब्यूट होगा प्राइमरी की का वो नल वैल्यू नहीं रखेगा किसी भी रिलेशन। ऐसे तो आप की कंस्ट्रेंट में पढ़ चुके हो, लेकिन इसको एक अलग कंस्ट्रेंट और बना दिया गया है कि जो प्राइमरी की होती है, यानी कि दिस इज माय प्राइमरी की, इसमें नल वैल्यू नहीं आ सकती। यानी कि कहने को आप की कंस्ट्रेंट में पढ़ गए, लेकिन इसमें प्राइमरी की में जो पर्टिकुलर है कि नल नहीं आ सकता, उसको ही आपने नाम दे दिया एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि अगर आप इसके अंदर नल वैल्यू रखते हो तो प्रॉपर्टी है प्राइमरी की क्या प्रॉपर्टी है कि जो प्राइमरी की जिस एट्रीब्यूट को आप मानते हो उसमें कोई भी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। जब आप नल कर दोगे तो सपोज मानो कि ये यूनिक है लेकिन नल बहुत सारे हो सकते हैं, तो जो यूनिकनेस प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, वॉयलेट हो जाएगी। इसमें ही लिखा हुआ है कि ये जो टेबल है वो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को नहीं फॉलो कर रहा है या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि जो प्राइमरी की जिसको हमने माना है, मेरी प्राइमरी की है आपकी एसटीडी या टीयू आईडी जो भी माना है, वो जो है यहाँ पे ये ठीक है। आप कभी भी जब भी यूज करेंगे तो आप स्पेस नहीं दे सकते, आप क्या लिखेंगे, अंडरस्कोर लिखेंगे। वो अंडरलाइन करने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे नीचे प्राइमरी की है तो ये अंडरस्कोर क्या हो गया, हाइड हो गया, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे थे, क्योंकि प्राइमरी की वैल्यू क्या हो जाती है, नल हो जाती है, ठीक है।
आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ये कंस्ट्रेंट मेन है, इसी पे ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और इस पे ही क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार। अभी आज मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन क्वेश्चंस काफी भी आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल। ये कंस्ट्रेंट एनफोर्स करता है कि जो फॉरेन की रेफर द प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन, यानी कि जो आप फॉरेन की है, जैसे कि मेरा एक दो रिलेशन, एक स्टूडेंट है एक डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट क्या है, मेरा रेफरेंस, जिसकी रेफरेंस ली जा रही है, और जो रेफर करता है उसे बोलते हैं रेफरेंसिंग। ठीक है, ये बोलता है जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है, ये बोलता है कि जो डिपार्टमेंट नंबर है, ये एक फॉरेन की है, देखो डिपार्टमेंट नंबर और ये है डिपार्टमेंट नेम, यहाँ पे और इधर क्या स्टूडेंट आईडी नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर। दिस इज माय फॉरेन की। फॉरेन की क्यों है, क्योंकि ये जो है यहाँ से वैल्यू को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, ठीक है। ये बोलता है कि इसमें सिर्फ वो ही वैल्यू होनी चाहिए जो कि यहाँ है, ठीक है। अब देखो D10 इसमें है, हाँ, अब फॉरेन की देखो डुप्लीकेट वैल्यू कर सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्प्लिसिट है कि जो डुप्लीकेट है, क्यों, क्योंकि भाई ऐसा हो सकता है दो स्टूडेंट इस वाले डिपार्टमेंट से हो सकता है सारे स्टूडेंट एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से हो। फॉरेन की में ये कभी भी कंस्ट्रेंट नहीं है कि उसकी वैल्यू नल नहीं हो, उसकी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती। डुप्लीकेट हो सकती है, सिर्फ एक ही कंस्ट्रेंट है जो कि उसमें लगता है कि इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आनी चाहिए जो कि इस वाले एट्रीब्यूट में ना हो। जैसे कि अभी देखो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है, डिपार्टमेंट नंबर यानी कि जो स्टूडेंट है अक्षय और अभिषेक किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करा, ASCT। स्टूडेंट डिपार्टमेंट 11 यानी कि जो शशांक है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ALS। पर डिपार्टमेंट 14 ऐसा कोई डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे है ही नहीं, तो ये अलाउ नहीं है, ठीक है। इट स्पेसिफाई ऑल द वैल्यू टेकन बाय द फॉरेन की मस्ट बी आइदर अवेलेबल इन द रिलेशन ऑफ द प्राइमरी की और बी नल, यानी कि इसमें या तो वो वैल्यू आ सकती है जो इसमें हो और सकता है कि सपोज किसी का कोई डिपार्टमेंट अलाउ ही ना किया गया हो एक पर्टिकुलर टाइम पे। सपोज कोई फैकल्टी आया फर्स्ट डे, उसको कोई डिपार्टमेंट एलोकेट नहीं है, यानी कि वो CS के लिए आया। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए हैं फर्दर, DS, AIML है ना, IoT, AI अकेला, मशीन लर्निंग है ना, और मिक्स AIML, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट। फर्स्ट डे उसका कोई डिपार्टमेंट नहीं, उसका डेटा भर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फॉरेन की जरूरी नहीं है हर एक फैकल्टी का डिपार्टमेंट हो या हर एक स्टूडेंट को कोई, बट अगर नीड पड़ेगी तो आप डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट नंबर उसमें वही वैल्यू डाल सकते हैं जो इसमें प्रेजेंट हो। ये होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इसके वायलेट होने से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है। अभी ये जो थ्योरी लिखी है इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको ये पढ़ाऊंगी ताकि इससे आपको समझ आए। इंसर्ट और डिलीट की प्रॉब्लम, जो वायलेशन है वो हम इससे पहले, इसके बाद जो थ्योरी लिखी है वो पढ़ेंगे, एकदम समझ आ जाएगी। पहले हम ये पढ़ते हैं। देखो ये मेरा रेफरेंस रिलेशन है, ये मेरा रेफरेंस यानी कि इसकी प्राइमरी की कहाँ यूज हो रही है, यहाँ हो रही है। पहले चेक करते हैं, इसमें 101, 102, 103, 101, 102, 103 ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसमें ना प्रेजेंट हो। नल अलाउ है, ठीक है, यानी कि ये दोनों मेरे बिल्कुल सही बने हुए। ये मेरी स्टूडेंट है, ये क्या बता रहा है, स्टूडेंट आईडी इसका नेम, स्टूडेंट आईडी इसका नेम, ये क्या है बुक आईडी उसका नेम, और क्या है SID, ठीक है। यानी कि S नेम यहाँ पे क्या होगा आपका एक तरह से बुक का नेम, यहाँ पे B नेम लिख देते हैं, बुक नेम, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, S101 ने कौन सी बुक ली है, ये वाली बुक का नाम ये है और उसका नाम क्या है A। अब मैं गलती से यहाँ पे लिख देती S11, ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं, तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं डाल सकते, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, रेफरेंस रिलेशनशिप में अगर इंसर्ट करने की बात की जाए,
कि आप इसमें, यानी कि रेफरेंस रिलेशनशिप वो होती है जिसकी प्राइमरी की को कोई और यूज कर रहा होता है एज अ फॉरेन की। ठीक है, अब अगर इसमें मैं कोई न्यू एट्रीब्यूट ऐड करना चाहूं, कोई दिक्कत है? कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई भी न्यू एट्रीब्यूट ऐड करना चाहूं, क्या वो अलाउ है? सपोज मेरे पास, मैं न्यू एट्रीब्यूट तो ऐड कर सकती हूँ, जैसे कि B105 और Z, ये तो मैं कर सकती हूँ कि मैंने नई बुक आई है, नई बुक डाल दी और मैंने यहाँ पे जो सॉरी एट्रीब्यूट के टप्पल बी नेम डाल दी, ये तो मैं कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे, ये मैंने बोल दिया एट्रीब्यूट की जगह टप्पल है ये, अगर मैं इसमें कोई न्यू टपल इंसर्ट करना चाहूँ आसानी से कर सकती हूँ। स्टूडेंट आईडी, यानी कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐड कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी अगर मैं नई बुक्स डालना चाहूँ डाल सकती हूँ, नई बुक नेम डालना चाहूँ कितनी भी डाल दो। बट जो मेरी फॉरेन की है, फॉरेन की में अगर मैं कोई भी न्यू वैल्यू डालूं जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, क्या वो अलाउ है? नहीं अलाउ है। नॉट इज नो इजली नॉट पॉसिबल, क्योंकि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मस्ट बी मेंटेन। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मस्ट बी मेंटेन कैसे होना चाहिए भाई? मैं इसमें सिर्फ 101, 102, 103, 104 ही डाल सकती हूँ। यहाँ पे मैं ऐसा कोई भी स्टूडेंट की आईडी नहीं डाल सकती जो यहाँ प्रेजेंट ही ना हो। जो स्टूडेंट कॉलेज में प्रेजेंट नहीं है वो बुक इशू कैसे कर सकता है? तो यानी कि इसमें इंसर्ट करना बहुत इजी है, यहाँ पे इंसर्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि अब आप कहेंगे कि आप न्यू बुक्स नहीं डाल सकते। आप कितनी भी न्यू बुक्स डाल लो, यानी कि इन दो में आप कितनी भी चेंजेस कर लो, 105, 106, आप कितने भी टपल्स ऐड करते जाओ, लेकिन इसमें जो वैल्यू आएगी सिर्फ वही आएगी जो यहाँ पे प्रेजेंट हो। तो यही आपका वायलेशन वाला क्वेश्चन था जो मैं आपको समझा रही थी। अब देखो कुछ वायलेशंस आते हैं, यानी कि इंसर्शन इन द रेफरेंसिंग रिलेशनशिप, यानी कि जो आप रेफरेंस करते हैं उसमें। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, सपोज मेरे पास एक टेबल है, रोल नंबर, नेम, एज और ब्रांच कोड। इसमें वैल्यूज दे रखी है रोल नंबर की, ये मेरी प्राइमरी की है, ये ब्रांच कोड है, और यहाँ पे क्या है, ये मेरी प्राइमरी की है, ये मेरा ब्रांच है। ब्रांच कोड यहाँ पे क्या हो रहा है, रेफर, देखो दिख रहा है, दिस इज माय फॉरेन की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इन अ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट वाले में मैं मैकेनिकल ब्रांच को इंसर्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? देखो ये क्या बोल रहा है, जो राहुल है वो कौन सी ब्रांच कोड से बिलोंग कर रहा है? CS से, यानी कि कंप्यूटर साइंस से। जो अंजलि है वो किससे बिलोंग कर रही है? CS से, कंप्यूटर साइंस से। टीना है वो क्या बिलोंग कर रही है? इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डाला 4 राहुल 20, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई भी वैल्यू ना हो चल जाएगी, यानी कि फॉरेन की, यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करता, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैकेनिकल डालूं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जो कि मैकेनिकल हो। अगर यहाँ पे डालना चाहती हूँ कि कोई न्यू स्टूडेंट आया है तो पहले मुझे यहाँ अपडेट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा? मैकेनिकल, यानी कि इंसर्ट करना पड़ेगा न्यू। तो ये एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे यही लिखा हुआ है ना, स्टूडेंट वी कैन नॉट इंसर्ट अ स्टूडेंट हैविंग कोड मैकेनिकल, क्योंकि जो ब्रांच मैकेनिकल कोड है वो इस वाली टेबल में प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, अब यही यहाँ लिखा हुआ है, ये अलाउ करता है कि जो रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट है, रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट क्या है? ये, क्योंकि ये रेफरेंसिंग टेबल है आपकी, ये रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट है, ये अलाउ करता है जो आपकी रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट है उसमें सिर्फ वही वैल्यू होनी चाहिए जो कि रेफरेंस एट्रीब्यूट में प्रेजेंट है। आपका रेफरेंस एट्रीब्यूट क्या है? ये है, दिस इज योर प्राइमरी की, दिस इज योर फॉरेन की, जो रेफर कर रही है इसको, यानी कि इसमें वही वैल्यू अलाउ है।
अब देखो, अगर आप जो है रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट में ऐसी कोई भी वैल्यू डालते हैं जो प्रेजेंट नहीं है, तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को क्या करता है, वायलेट करता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब अगला क्या आता है आपका, डिलीशन फ्रॉम अ रेफरेंस रिलेशन, ठीक है। अब इसको समझो, पहले मैं यहां से समझाती हूं। अब डिलीट की बारी आती है, यानी कि पहले, क्योंकि थ्योरी से पहले अगर आप एग्जाम्पल से समझ लोगे तो आसान से होगा। अब सपोज मैं जो है इसको डिलीट करना चाहती हूँ, यानी कि ये कौन सा रिलेशन है, ठीक है, ये कौन सा, रेफरेंसिंग, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें से डिलीट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ऐसा कोई स्टूडेंट हो ही ना, तो तीन तरीके हैं भाई। देखो, मैं बोलती हूँ कि ए स्टूडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इस वाली में भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ये क्या बता रहा है, S101 ने कौन सी बुक ली है, B101, उसका नाम क्या है, X। लेकिन S101 नाम का बच्चा जो है अगर यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता तो यहाँ वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यही तो बोला गया है, इसमें सारी वही वैल्यू। तो आप अगर यहाँ से कोई भी टपल को डिलीट कर रहे हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ से डिलीट कर रहे हैं तो आप साथ साथ यहाँ से भी डिलीट कर दें वो टपल। समझो, अगर आप S101A डिलीट करते हैं तो साइमल्टेनियसली ये भी डिलीट कर दें टेबल से, पूरा का पूरा उड़ा दें, ठीक है। इसे बोलते हैं ऑन डिलीट कैस्केड, यानी कि अगर यहाँ की प्राइमरी की पूरे टपल को उड़ा रहे हैं, हटा रहे हैं, तो जहां जहां S101 सपोज यहां भी लिखा होता, ये है 103, ठीक है, रुक 103। अगर सपोज मैं मानती हूं यहाँ पर S101 ही लिखा होता, ठीक है, हम मान के चलते हैं, तो साथ में ये भी डिलीट हो जाता है, यानी कि जिस भी जो टपल इस SID को रेफर कर रहे हैं वो सारे टपल क्या हो जाने चाहिए, डिलीट। इसे बोलते हैं ऑन डिलीट कैस्केड। अब दूसरा क्या है, ऑन डिलीट सेट नल। अगर मैं इसको रिमूव करती हूं तो जहां जहां SID यूज हो रही है वहां पे हटा के क्या डाल दो, नल, यानी कि इस बुक को किसी ने नहीं लिया है। काफी सारे तरीके होते हैं। अब आप कहेंगे ये कब यूज होगा, आप ये यूज होता है सिचुएशन टू सिचुएशन। अब ये देखो, जरूरी थोड़ी है कि अगर ये स्टूडेंट है नहीं तो क्या बुक अवेलेबल नहीं होगी, बुक तो अवेलेबल होगी ना कॉलेज में, बस इस बुक को किसी ने नहीं लिया है, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, सेट नल। अगला क्या है, ऑन डिलीट सेट डिफॉल्ट वैल्यू, यानी कि आपने जो भी डिफॉल्ट वैल्यू मानी है, लेट सपोज मैं इसको डिलीट करती हूं और डिलीट करने के बाद यहाँ पे जहां जहां S101 यूज हो रहा है वहां पे कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू जो भी मैं चाहती हूँ, 0 1 2 ये लिखा हुआ है, अगर S101 को डिलीट करती हूँ तो यहाँ पे क्या वैल्यू लिख दूंगी, आप 0 लिख सकते हैं, यानी कि डिफॉल्ट जो भी वैल्यू। अब यहाँ तो आपको दिक्कत है डिलीट करने में, क्योंकि अगर आप इसको डिलीट करते हैं पर्टिकुलर टपल को, तो वो सारे टपल जो यूज कर रहे हैं S101 या तो उन्हें साथ साथ डिलीट करना पड़ेगा, या उनकी वैल्यू को नल रखना होगा, या कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू डालनी होगी। लेकिन अगर मैं इधर से कुछ डिलीट करना चाहती हूँ, लेट मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ इस टपल को, तो आसानी से डिलीट हो सकता है। क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ता, हट गया ये, है ना। बस इधर से डिलीट करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई कोई भी चीज रेफर नहीं हो रही है, ये बुक ही अवेलेबल नहीं है, तो स्टूडेंट लेगा क्या, हटा दी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज अगर मैंने ये हटा दी, ये नहीं है, तो बस क्या बता रहा है कि जो B10 बुक है उसे किसने ले रखी है, 102 ने, 103 किसने रखी, आपकी B103 किसने लिखी, S10। चाहे ये स्टूडेंट एग्जिस्ट कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बताया जा रहा है कि 2 ही 3 ही बुक कॉलेज में एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें से कि
दो बुक इन पर्टिकुलर स्टूडेंट ने ले रखी है, ये बुक किसी ने नहीं ले रखी है, ये है आपकी मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन। यानी कि आप इधर आसानी से इंसर्ट, आप इंसर्ट डिलीट समझो, इधर आसानी से इंसर्ट कर सकते हो, यानी कि आप आसानी से कोई भी न्यू यहाँ पे प्राइमरी की के टपल को ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो और भी ऐड कर 104, 105, कितने भी, लेकिन यहाँ पे जो SID है यानी कि जो इसको रेफर कर रही है, इसमें सिर्फ वही वैल्यू आएंगी जो इसमें प्रेजेंट होगी। आप यहाँ आसानी से डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप डिलीट करने की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ वही डिलीट होंगे जो इसमें अवेलेबल हैं, बट आप जब इन्हें डिलीट कर रहे होंगे तो साथ साथ यहाँ पे या तो डिलीट कर देंगे उन टपल्स को, या वैल्यू उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की नल कर देंगे, या 0। यही लिखा हुआ है। अब देखो, deletion from a reference relationship. It is not allowed to delete a row from the reference relationship if the referencing attribute use the value of the reference attribute of the row. Such deletion violate the reference integrity constraint. यानी कि अब ये देखो, रोल नंबर, नेम, एज, ब्रांच कोड, ये है रेफरेंस, यानी कि दिस इज माय प्राइमरी की, ये इसको रेफर करा है, तो मैं इसको ऐसे ही डिलीट नहीं कर सकती जब तक कि आपको मैंने वायलेशन हैंडल करना तो सिखा दिया। अब अगर मैं CS को डिलीट करूंगी तो मैं ऐसे ही यहां से डिलीट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने इसे डिलीट कर दिया तो अब ये CS क्या है, यहाँ पे तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। या तो यहाँ को, इनको भी मैं दोनों को डिलीट कर दूं, या यहाँ पे क्या डालूंगी, नल वैल्यू, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इसे डिलीट करते हैं तो ऑफ कोर्स ये क्या करता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को क्या करता है, वायलेट करता है। क्यों? अब अगर मैं यहाँ से इसे डिलीट कर दिया, मैंने बोला है ब्रांच कोड इज माय फॉरेन की, तो फॉरेन की में तो वो वैल्यूज रह जाएंगी जो इसमें अवेलेबल ही नहीं है, तो आप ऐसे ही डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, we cannot delete a tuple from the branch by branch code CS। देखो यही लिखा है, क्योंकि CS जो है रेफर हो रहा है, यही जो यहाँ लिखी हुई है कहानी जो मैंने आपको बताई कि भाई आप ऐसे ही नहीं डिलीट कर सकते, क्योंकि जो ब्रांच कोड है वो स्टूडेंट का, वो रेफर कर रहा है CS को। अगर आप डिलीट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर आप बात करें CE की, आप इसे आसानी से डिलीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि CE ऐसा कोई भी स्टूडेंट अभी तक अवेलेबल है ही नहीं जो किसी इन पर्टिकुलर ब्रांच में से हो। यानी कि देखो CS के 2 बच्चे, अगर मैं CS को डिलीट कर रही थी तो यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि फॉरेन की में सिर्फ वही वैल्यू अलाउ है जो यहाँ पे हो, पर CE को आसानी से डिलीट कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हैंडल कैसे करते हैं वायलेशन को? अगर आप डिलीट, 2 तरीके हैं, ऑन डिलीट कैस्केड, ये बता दिया था ऑन डिलीट को, है ना। दूसरा क्या है, आप ऐसे कोई भी रिक्वेस्ट आए कि आपको डिलीट करना है रेफरेंट रिलेशनशिप से जो कि वैल्यू यूज कर रहा हो रेफरेंसिंग रिलेशनशिप, यानी कि अगर मैं डिलीट करना चाहती हूँ CS कंप्यूटर साइंस वाले टपल को, जबकि CS यूज हो रहा है, तो मैं ये रिक्वेस्ट अबॉर्ट कर दूं, बट ये सही सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स कई बार नीड होती है। और दूसरा क्या है कि आप नल वैल्यू या कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू को रख दो, तो यही मैंने आपको सिखाया, ये तीनों चीजें कि भाई या तो आप डिलीट कैस्केड करो, या डिलीट सेट नल करो, या ऑन डिलीट सेट डिफॉल्ट। ठीक है, ये वायलेशन को हैंडल करने का तरीका है। ये प्रॉब्लम क्यों आती है? देखो जर्नली इस प्रॉब्लम का रीजन क्या है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझो, मैं समझाती हूँ। अब ऐसे समझो, किसी वजह से ये जो 2, अब सपोज IT की बात करते हैं, एक बच्चे ने IT में एडमिशन लिया, सपोज CS के बहुत बच्चे थे, अब एक ही बच्चा था, तो आपने सोचा उसे ट्रांसफर कर देते हैं CS में और IT ब्रांच हटा ही देते हैं। तो आपने यहां से तो IT ब्रांच हटा दी, यानी कि अब आपकी ब्रांच में, कॉलेज में IT ब्रांच है ही नहीं, लेकिन जो टीना है उसमें क्या लिखा हुआ है, IT ब्रांच। अब वो ये चेक करेगा IT रिप्रेजेंट कौन सी ब्रांच, कोई ब्रांच है ही नहीं, यानी कि ये क्या है,
फॉरेन की जो कंस्ट्रेन है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेन है, उसको प्रॉब्लम में डाल रहा है। लेकिन अगर आप क्या करें, या तो साथ साथ इसे ही डिलीट कर दें कि भाई ये बच्चे को आपने बोल दिया कि आप कहीं और एडमिशन ले लो, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि सीएस में भी सीट फुल हो चुकी है। या फिर आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को नल लिख देंगे, और इससे क्या होगा, बाद में जब आप चेक करेंगे, अच्छा हाँ इस बच्चे को तो हमने सीएस में डाल दिया था, तो नल की वजह से ये पूरा का पूरा टपल तो यहाँ रहेगा और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी फुलफिल रहेगा, क्योंकि ऑन डिलीट कैस्केड में तो यही बच्चा हट जाएगा। अब अगर आपने उसके बच्चे का नाम चेंज कर दिया और किसी वजह से आप चेंज नहीं कर पाए या आप भूल गए, तो यहाँ से आईटी तो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी या डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी। जब आप बाद में चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा टीना को तो हमने सीएस में कर दिया था, तो आप यहाँ पे क्या डाल सकेंगे, सीएस डाल सकेंगे। तो इसलिए ऑन डिलीट कैस्केड रियल वर्ड में कम यूज होता है ऑन डिलीट सेट नल और ऑन डिलीट सेट डिफॉल्ट, ताकि ये पूरा टपल ना जाए, है ना, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाए, नल हो जाए। अब आपका आता है लास्ट, अपडेशन इन अ रेफरेंस रिलेशनशिप, यानी कि इसमें आप कोई अपडेट करते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल है उसके थ्रू समझाती हूँ, चलो पहले यहीं से समझते हैं। क्योंकि अगर आपको ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ये जो कंस्ट्रेंट है मेन है, अगर आपको ये समझ आ गया तो ये समझ लो आपकी आधी यूनिट बहुत आसानी से हो जाएगी, क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा अच्छा कहाँ वैल्यू चेंज कर सकते हैं कहाँ नहीं। रेफरेंस बोला जाता है जिसकी वैल्यू को रेफरेंस किया जा रहा है, और ये क्या है, रेफरेंसिंग, यानी कि जो रेफरेंस कर रहा है, दिस इज फॉरेन की। अब इसका मतलब क्या है, आप जो है अलाउ, इट इज नॉट अलाउड टू अपडेट अ रो दैट रेफरेंस रिलेशन इफ द रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट यूज द वैल्यू ऑफ द रेफरेंस एट्रीब्यूट ऑफ दैट रो। इसका मतलब क्या है, देखो सपोज मैं CS से CSE कर दूं तो ये अलाउ नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूज हो रहा है, तो मैं ऐसे अपडेशन नहीं, मतलब मैं CS से CSC डालना चाहती हूँ, मैंने जब टेबल बनाई मैंने गलती से CS डाल दिया, तो ये अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी तो ये यूज कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ CSC कर दिया हटा के, अब उसे कैसे, अब अगर मैं बाद में देखूंगी कि राहुल किससे बिलोंग करता है, CS से, CS कोई ब्रांच है, आपको देख के तो पता चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे नाम डाल देती A1 A2 A3 A4, CS की जगह यहाँ पे क्या होता, A1 A2, और IT की जगह क्या होता, A3। तो आप देख के तो नहीं बता पा रहे थे कौन सी ब्रांच है। अब अगर मैं A1 की जगह यहाँ पे लिखूं A11, मैं मतलब कुछ चेंज कर देती हूँ, कोई भी अपडेशन करती हूँ, तो दिस इज नॉट अलाउड। क्यों नहीं है अलाउड, क्योंकि भाई A11 लिख रहे हो, यहाँ पे A1 है खाली, जब बाद में कोई फैकल्टी या कोई भी डिपार्टमेंट में चेक करेगा तो वो देखेगा अच्छा राहुल और अंजलि किस ब्रांच कोड से बिलोंग करते हैं, A1। अब वो ढूंढेगा इस टेबल में A1 तो कहीं है ही नहीं, तो कौन सी ब्रांच है। तो आप ऐसे अपडेशन नहीं कर सकते रेफरेंस रिलेशनशिप में उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में जो कि रेफर हो रहा है। एक बार को आप यहाँ पे चेंज करना चाहे यहाँ पे कर दें, जब आप बात कर रहे हो चेंज की, तो चेंज आप पर्टिकुलर एट्रीब्यूट यानी कि फॉरेन की और प्राइमरी की एट्रीब्यूट के कंटेक्स्ट में ही बात कर रहे होते हैं। आप यहाँ पे चेंज करना चाहे कर दें, यहाँ पे क्या दिक्कत है, मैं ब्रांच की जगह कंप्यूटर साइंस की जगह कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डाल दूं, कंप्यूटर साइंस डाल दूं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कुछ भी डाल दूं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये रेफर नहीं कर रहा है। रेफर कौन कर रहा है, ये, ठीक है। तो आप यहां नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ऐसा अपडेशन जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को क्या करता है, वायलेट करता है। अब आप कहेंगे मैम यहाँ चेंज नहीं कर सकते, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यहाँ पे अब देखो जर्नली जब मैं यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में बात कर रही हूँ तो बस इन दो एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ इसके बारे में नहीं बात कर रही। आप चेंज कर सकते हो नेम, जब हम पूरी टेबल के बारे में बात करेंगे तो पूरी टेबल के कंटेक्स्ट में करेंगे, अभी सिर्फ हम दो एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। देखो लिखा हुआ है अगर आप CS को CSC करना चाहो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये रेफर हो रहा है। अब अच्छा, अगर
ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इसे कैसे हैंडल करें? ऑन अपडेट कैस्केड या फिर अबॉर्ट और डिलीटिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम द अपडेशन और रेफरेंस रिलेशनशिप इफ द वैल्यू इज यूज्ड बाय रेफरेंसिंग रिलेशनशिप। इफ द वैल्यू इज यूज्ड बाय, इसका मतलब पॉइंट समझो, अगर मैंने रिक्वेस्ट करी कि CS को CSC में चेंज करना है, तो अबॉर्ट वाले का मतलब समझो, तो मैं ये बोल दूंगी दिस रिक्वेस्ट मस्ट बी अबॉर्टेड, क्योंकि जो CS है वो यहाँ यूज हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ CE को मैं CEE लिखूं, ठीक है, कुछ भी लिखूं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रांच कोड है ये एक प्राइमरी की है जो रेफर हो रहा है, लेकिन जो CE है, ये जो वैल्यू है, ये रेफर नहीं हो रही है, क्योंकि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया हो, तो उसमें आप चेंज कर सकते हो। यही यहाँ बोल रहा है कि aborting or deleting the request from an updation of reference relationship if the value is used by reference। अगर वैल्यू यूज हो रही है तो आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि तब आप abort कर दोगे सेकेंड वन। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। बट ये वाला जो है सॉल्यूशन सही नहीं है, क्योंकि कई बार आपको चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है? ऑन अपडेट कैस्केड। इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पे मैं कुछ अपडेशन करती हूं तो मुझे, जैसे सपोज मैं F101 को रिप्लेस करती हूं F-101 से, तो साथ साथ मैं यहाँ पर भी अपडेट कर दूं, यानी कि अगर मैं यहाँ अपडेट करती हूँ तो साइमल्टेनियसली बुक वाली टेबल में भी अपडेट कर दूं। इसे बोलते हैं ऑन अपडेट। साथ साथ सीढ़ी चढ़ना, यहाँ तो यहाँ भी। लेकिन अगर मैं यहाँ अपडेट करना चाहती हूँ, यानी कि डायरेक्टली अगर मैं यहाँ अपडेट करती तो ये पॉसिबल नहीं है। दोनों तरह से समझो, अगर मैं यहाँ ये डायरेक्ट अपडेट करती और इधर अपडेट नहीं करती तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसमें सिर्फ वही वैल्यू आ सकती है जो इसमें प्रेजेंट हो, ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं डाल सकती। लेकिन आप बोलेंगे कि यहाँ से मैं डिलीट कर देती हूँ, हाँ आप ये डिलीट कर दो तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? नल, यानी कि अब स्टूडेंट ने कोई भी वैल्यू नहीं ली है, यानी कि इस बुक को किसी ने नहीं खरीदा है, तो नल हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। ये तो मैं आपको बता रही हूँ, आप यहाँ पे नल डाल दो। अब इन फ्यूचर किसी और बच्चे ने इस बुक को खरीदा तो आप वो भी डाल सकते हो, बट इसमें वही वैल्यू आनी चाहिए जो कि उसमें प्रेजेंट हो। बट यहाँ पे जो लिखा नॉट पॉसिबल ड्यू टू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, वो बात की गई है कि अगर मैं यहाँ पे अपडेट करती हूँ F101 और वहां पे अपडेट नहीं करती हूँ तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मैं यहाँ अपडेट करी तो साथ साथ वहां भी करूँ। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली यहाँ अपडेट करूँ और वहां अपडेट ना करूँ तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे बात अपडेशन के बेसिस पे हो रही है, इस बेसिस पे नहीं हो रही कि इस बच्चे ने ये बुक छोड़ दिया, वापस कर दी तो यहाँ नल आ जाएगा। ऑफकोर्स नल अलाउ है, या इस बुक को इन फ्यूचर किसी और ने लिया, इनमें से ही किसी और ने लिया, वो भी अलाउ है। लेकिन बात हो रही है अपडेशन, यानी कि मैं यहाँ पे इसमें कोई स्लाइड सा चेंज कर रही हूँ तो वो अलाउ नहीं है इधर की साइड, अनलेस अंटिल इधर ना हो, ठीक है। तो ये आपके कुछ कंस्ट्रेंट थे जो मेन थे, ठीक है। अब देखो ये सिंपल सा, अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी देखो, इधर समझो, इधर आसानी से इस वाले एट्रीब्यूट में इंसर्ट कर सकते हैं, इधर नहीं कर सकते, जो इसमें प्रेजेंट होगा सिर्फ वो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ डिलीट करते हैं तो आप उन एट्रीब्यूट को तो आसानी से डिलीट कर सकते हैं जो यूज ना हो रहे हो। लेट मैं मान के चलती हूँ S104 था जो यूज ही नहीं होता, उस आसान। लेकिन अगर मैं यहाँ उन एट्रीब्यूट्स के उन टपल्स को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ या तो साथ साथ यहाँ डिलीट करूँ, यहाँ पे नल करूँ या डिफॉल्ट करूँ, ठीक है। और रही बात अपडेट की, इधर अपडेट करूंगी तो इधर भी साथ साथ अपडेट कर दूं या भाई ना करूं। और अगर मैं यहाँ अपडेट करती हूँ डायरेक्टली और वहां नहीं करती हूँ, वो पॉसिबल नहीं, ठीक है। ये आपके मेन हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब इस पे ही क्वेश्चन करते हैं आपका, ठीक है।
एक सेकेंड, ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन छोटा सा एज एन एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आगे करेंगे। जैसे कि सपोज ए मेरी प्राइमरी की है और ये मेरी फॉरेन की है, यानी कि सेम ही टेबल में ए में सपोज वैल्यू पड़ी है 1 2 3 4 5 6 7। प्राइमरी की के सारे कंस्ट्रेंट को ये फुलफिल कर रही है कि जो ए है उसमें सिर्फ वही वैल्यू है जो कि यूनिक है और कोई वैल्यू नल नहीं है। अब फॉरेन की है यानी कि सी में सिर्फ वही वैल्यू आ सकती है जो इसमें प्रेजेंट हो। ठीक है, मैंने डाली है 1 2 3 4 5 6 7 और 2 7 3 4 7। ठीक है, अब ऐसे समझो मैं यहाँ पे या ये जस्ट एन एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सपोज अगर मैं 1 2 डिलीट करती हूं, है ना, तो 1 2 डिलीट होने का मतलब है कि अगर मैं यहां से 1 डिलीट कर रही हूं तो जहां अब 1 2 डिलीट करा मैंने, इसको डिलीट करा, तो जहां जहां 1 यूज हो रहा होगा वो डिलीट होगा। अगर मैं कहती हूं ऑन डिलीट कैस्केड, है ना, ऑन डिलीट कैस्केड का मतलब है अगर 1 डिलीट हो रहा है तो जहां जहां 1 है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये डिलीट हो गया 7 1। अब देखो 7 भी तो एक प्राइमरी की है, तो यानी कि 4 7 डिलीट होगा। अब 4 कहीं है, नहीं है। अब देखो ये बात समझो कैसे हो, दिस इज माई प्राइमरी की, हर एक वैल्यू यूनिक है, कोई भी नहीं है। फॉरेन की का क्या मतलब है, देखो इसमें से ही वैल्यू यूज हो रही है, देखो डबल यूज हो सकती है, 7 है इसमें अवेलेबल है, 5 इसमें अवेलेबल, 2 इसमें। ठीक है, अब मैंने बोला कि मैं 1 2 को डिलीट करना चाहती हूँ, यानी कि 1 मेरी प्राइमरी की है, 2 फॉरेन की है। अब ऑन डिलीट कैस्केड का मतलब होता है जहां जहां ये प्राइमरी की यूज हो रही हो उन्हें डिलीट कर दो। अब कहाँ यूज हो रही है, यहाँ पे, तो 1 2 7 1। ठीक है, 7 1 के डिलीट होने से 7 जो है प्राइमरी की है वो भी डिलीट हो गई। तो अब 7 कहाँ यूज हो रहा है, आपका यूज हो रहा है एक तो 4 7 में, और एक कहाँ यूज हो रहा है 2 7 में। ठीक है, 4 जो है, अब देखो 1 7 1 डिलीट हुआ, अब इससे हमने 7 देखा, 7 कहाँ कहाँ प्रेजेंट था, 2 7 4 7। ठीक है, अब 4 कहाँ प्रेजेंट है, 4 कहीं प्रेजेंट नहीं है। 2 जो है आपका कहाँ प्रेजेंट है, 5 2 में प्रेजेंट है। अब ऐसे ही 5 कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 3 5 में प्रेजेंट है। ऐसे ही आपके सारे टपल्स डिलीट होते जाएंगे, कब तक, जब तक कि आपको वो सारी प्राइमरी की मिलती जाएंगी। अब देखो दोबारा समझो, 1 2 1 मेरी प्राइमरी की कहाँ कहाँ प्रेजेंट थी, यहाँ पे, यानी कि ये देखा। अब आपने देखा 7 कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 2 7 4 7। अब आपने देखा 4 कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 4 कहीं प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब जब 2 कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इसको छोड़ के कहाँ पे प्रेजेंट है आपका 5 2 डिलीट हो गया। अब 5 कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 3 5 में, और कहाँ है आपका 6 5 में। ऐसे ही ऑन डिलीट कैस्केड क्या करता है, आपकी वैल्यू फर्दर नीचे तक डिलीट होती जाएंगी जितनी भी नीडेड होंगी। लेकिन अगर मैं इसी की जगह क्या कर देती, ऑन डिलीट सेट नल, ऑन डिलीट सेट नल का मतलब क्या है, अगर मैं 1 2 डिलीट कर रही हूं, ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, ये जस्ट एन एग्जांपल है। अगर मैं 1 2 डिलीट कर रही हूं तो जहां जहां 1 प्राइमरी की है वहां पे क्या हो जाएगा, सेट नल हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन हो गया। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे 1 2 का मतलब है कि जब प्राइमरी की 1 को यूज कर रही हूँ तो जहां जहां 1 हो वहां पे सेट क्या कर दो, नल। और अगर मैं बोलती हूँ ऑन डिलीट सेट डिफॉल्ट, तो नल की जगह या फिर जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0 NA
वो डिलीट हो जाती। ठीक है, इससे आपको एक रफ आइडिया लगा कि कैसे डिलीट होता जाएगा। कल हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल था, क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं कि डिफरेंट टाइप के इंटीग्रिटी कंस्ट्रेन क्या होते हैं, या एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेन क्या होता है, कितनी तरह के कंस्ट्रेन होते हैं, उनके टाइप बताओ। ये क्वेश्चन रिपीटेडली आता है। देखो कई बार ये 2 मार्क्स में आ जाता है। अगर 2 मार्क्स में आया है तो आप नाम बता दो कि कंस्ट्रेन एक रिस्ट्रिक्शन है, और 2 मार्क्स के मतलब हिसाब से नाम लिख दो। अगर पर्टिकुलर ये आ रहा है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेन तो उसको एक्सप्लेन करो। अगर ये 7 मार्क्स में आ रहा है तो फिर तो प्रॉपर ही करना है। और देखो आप देख रहे होंगे 21, 22, 22, 23, 20, 21, 17, 18 मतलब रेगुलर ही आ रहे हैं। ठीक है, कल इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।